ओके जी, कल हमने यहाँ से हमने स्टार्ट लेना था, यहाँ तक हमने कल किया था। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जहन में क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस देन आप शेयर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप जब पूछेंगे तो फिर मैं आंसर दूंगा। ठीक है, तो ये पावर शेल के यूनिट देख लें, इसमें से कुछ चीज़ें तो हम कर चुके हैं, कुछ नई बात होंगी वो देख लें। ठीक है, और ये पावर शेल आता रहेगा, ऐसा नहीं है कि पावर शेल यहाँ ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हम कॉन्फ़िगर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो पावर शेल के बगैर आप कर ही नहीं सकते। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ वो बता रहा है आपको कि जो एडी यूज़र कमांड है वो डिफरेंट वर्ब्स के साथ डिफरेंट काम करती है। न्यू एडी यूज़र अगर आप करें तो आप यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं, सेट एडी यूज़र से आप मॉडिफाई करते हैं प्रॉपर्टीज़। इसी तरह बाकी वर्ब्स भी हैं जो अपना अपना काम करें। नीचे जो उसने एग्जांपल दी है न्यू एडी यूज़र की, इसमें बेसिकली ये कमांड रन करने से वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा फॉर पासवर्ड, और ये जो रीड होस्ट एज स्ट्रिंग एंड पासवर्ड का कीवर्ड है, ये जो एंटर पासवर्ड है, ये जो प्रॉम्प्ट आएगी उसमें लिखा हुआ होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट आईटी ऑप्शनल है, ये आप ना भी दें। तो बेसिकली एक नया यूजर अकाउंट क्रिएट हो रहा है, और उस यूजर अकाउंट को क्रिएट करते हुए आप इसे कह रहे हैं कि ये पासवर्ड के लिए भी आपको प्रॉम्प्ट करे, तो प्रॉम्प्ट करेगा और आप जो पासवर्ड देंगे वो इस यूजर का सेट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो ये आपने करना है खुद, ये देखेंगे, अगर मैं इस कमांड में एंटर कर दूं, ये यहाँ तक भी सफिशेंट है, आपको साथ में कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये जो एंटर पासवर्ड है ये भी बेसिकली ये कोई टेक्निकल सिग्निफिकेंस नहीं है इसकी। जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ एंटर करूँ तो देखें एंटर पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये मैंने पासवर्ड दे दिया, यूज़र अकाउंट क्रिएट हो गया। यही कमांड मैं दोबारा देता हूँ, यूज़र नेम डिफरेंट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे एंटर पासवर्ड की जगह लिख देता हूँ सप्लाई पासवर्ड। ठीक है, देखें अब क्या लिखा हुआ है, सप्लाई पासवर्ड। तो ये कोई टेक्निकल नहीं, बेसिकली आप करेंगे जो प्रॉम्प्ट करे उसमें क्या लिखा हुआ। ठीक है, आप पासवर्ड सप्लाई करें, बना देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब भी आप कोई यूज़र बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यूज़र्स डायरेक्टरी में जाता है। ये आपको दोनों यूज़र्स नज़र आ रहे होंगे। तो बहरहाल ये इसने एग्जांपल दी। डिपार्टमेंट आईटी दे देंगे तो साथ ही उसका डिपार्टमेंट भी सेट कर देगा, मैंडेटरी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद इसी तरह आप ग्रुप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है सिवाय इसके कि पैरामीटर्स मॉडिफाई हो जाएंगे। ठीक है, ये जो कमांड इसने डिस्प्ले की है मैं एज इट इज़ अगर पेस्ट करूं तो उसका रिजल्ट ये होगा कि एक ग्रुप ये बना देगा जिस ग्रुप का नाम होगा कस्टमर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपने सारी कमांड्स रन करके देखनी है, और जो क्वेश्चन जी कुछ पूछना चाह रहा है कोई? सर रिकॉर्डिंग मेक श्योर कर लीजिएगा। जी मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हूँ जी। उस्मान? सर ये जो आपने पासवर्ड सेट किया है ये उस अकाउंट का पासवर्ड सेट हुआ है? जी ऑफ कोर्स। तो सर ये तो उसने कंफर्म भी नहीं किया, अगर गलत पासवर्ड हो गया तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर को ही रीसेट करना पड़ेगा ना? पावर शेल में इसी तरह है, यानी ओह, नॉर्मली तो ये होता है ना कि आप मल्टीपल टाइम्स पासवर्ड देते हैं, तो हाँ जी हाँ जी। पावर शेल में इसी तरह एक ही दफ़ा मांगता है पासवर्ड। ये बात सही है आपकी। तो नॉर्मली जब पासवर्ड आप क्रिएट कर रहे हो तो पासवर्ड जो है वो मल्टीपल टाइम्स मांगना चाहिए, लेकिन पावर शेल जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिक्वायर नहीं करता। ठीक ठीक है, है ये जी जी उस्मान, दैट्स इट, या कुछ और पूछना चाह रहे हैं? दैट्स इट सर, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे ग्रुप के रेफरेंस से है। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर नाउन पे काम कर रहे हैं, पावर शेल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, लाइक एडी ग्रुप एक नाउन है, एडी यूजर भी एक नाउन है, तो आप गेट एलियास करके, गेट कमांड करके, और उस पर्टिकुलर नाउन की जितनी भी कमांड्स हैं वो आप देख लें। ठीक है, एंड देन उनको ट्राई करें वन बाय वन।
ठीक है, जब आप इसे रन करेंगे तो सम टाइम ये होता है कि इन पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, कि फंक्शन किस तरह कॉल करना है, पैरामीटर किस तरह देना है, ठीक है। लेकिन ये जो एग्जांपल्स दी हैं बिल्कुल सही है, आप एज इट इज पेस्ट करके और इनके जो पैरामीटर्स हैं वो मॉडिफाई करके इनका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। फर्स्ट जो कमांड है उसमें न्यू ग्रुप क्रिएट हुआ है, और सेकंड जो कमांड है उसमें यूजर को मेंबर बनाया है जिसका नाम है जो। अच्छा जी, इसी तरह देख लें कंप्यूटर के रेफरेंस से भी बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है। फर्स्ट जो केस है उसमें कंप्यूटर ऐड किया गया है विद एनेबल्ड स्टेट। आपके पास जब आप किसी यूजर के पैरामीटर्स देखते हैं ना, यूजर के ग्रुप के या कंप्यूटर के, तो जो पैरामीटर्स की लिस्टिंग आ रही होती है, जो उसके एट्रीब्यूट्स की लिस्टिंग आ रही होती है, वही एक्चुअली पैरामीटर्स भी होते हैं, ठीक है। अगर आप स्टेटस देखेंगे कंप्यूटर का तो उसमें पैरामीटर्स आएंगे और एट्रीब्यूट्स आएंगे, इनफैक्ट उन्हीं एट्रीब्यूट्स का आप पैरामीटर बना लेते हैं। तो ये जो कमांड है ये क्या करेगी, इस टारगेट में, पाथ इसीलिए कहा है, ठीक है, इस टारगेट में एक कंप्यूटर ऐड कर देगी जिसका नाम है लंदन सर्वर 8 और इसको इनेबल कर देगी। और ये जो कमांड है मैंने आपको बताया था, हमने कल भी की थी, ये रिपेयर करने के लिए होती है, ठीक है। तो आप जब भी कोई पर्टिकुलर कमांड रन करें तो इसका एक आसान तरीका ये होता है कि आप उसके यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट के साथ प्ले कर रहे हैं तो उसके सारे पैरामीटर्स देख लें। जैसे मैं अभी आपको डिपार्टमेंट का बता रहा था या कोई और पैरामीटर है, हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ, फॉर एग्जांपल गेट यूजर और ADRMS, ये मेरा एक यूजर है, गेट AD यूजर, सॉरी, असल में पहले ये गेट यूजर ही कमांड होती थी। अब अगर मैं यहाँ पे पाइप साइन देके और इसे FL कर देता हूँ, फॉर्मेट लिस्ट, तो ये लिस्ट देता है, FT कर देता हूँ तो ये टेबलेट फॉर्म में देता है। मैं ये जो लिस्ट देख रहा हूँ ना FL में, ये जो आपको नजर आ रही है, यही लिस्ट जो है ये इसके बेसिकली पैरामीटर भी बन जाते हैं, ठीक है। जैसे ये आपको नजर आ रहा है इनेबल्ड, आगे लिखा हुआ ट्रू, ठीक है। तो आप इसी इनेबल को जब पैरामीटर बनाएंगे तो आप लिख देंगे डैश इनेबल्ड। नेम का जब पैरामीटर बनाएंगे तो डैश नेम आ जाएगा, सर नेम का जब पैरामीटर बनाएंगे तो डैश सर नेम आ जाएगा, ठीक है। तो यही काम इसने यहाँ किया है, इनेबल्ड का पैरामीटर बना के $2 ये उसकी वैल्यू दे दी है। अगर आप डॉलर फॉल्स कर देंगे तो फिर वो डिसेबल्ड हो जाएगा। सेम विद ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ठीक है। आपने कहा न्यू AD ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, नेम दिया सेल्स, आगे बताया कि बनाना कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, अगर आप GUI बेस्ड भी करें, वैसे तो कमांड इसको यहीं कंप्लीट, कमांड कंप्लीशन अगर कहें तो वो यहीं हो जानी चाहिए। मैं यहाँ कहता हूँ न्यू AD ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, नेम, और आगे मैं जस्ट लिख देता हूँ मार्केटिंग, ठीक है। तो ये इसने मार्केटिंग बना दिया है, कमांड वहीं पे सफिशिएंट है, ये जनाब मार्केटिंग क्रिएट हो गया। अब अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन वैसे ही ऑन है, बाय डिफॉल्ट भी ये ऑन होता है, तो देयर इज नो नीड टू सप्लाई पैरामीटर। हाँ, इसने रूट पे बनाया है, अगर मैं इसको रूट पे नहीं बनाना चाहता था, मैं बनाना चाहता था माई OU के अंदर, तो देन आपको पाथ का पैरामीटर जरूर देना पड़ेगा, अदरवाइज वो रूट पे बना देगा, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन मैंडेटरी नहीं है क्योंकि ये काम बाय डिफॉल्ट ही हो रहा है, ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होता जब तक आप इस एट्रीब्यूट को ऑफ ना करें। अच्छा जी, व्हाट आर बल्क ऑपरेशंस। बल्क ऑपरेशंस का मतलब होता है ADS में आप बड़ी चेंज करना चाहते हैं, जैसे जिस तरह हमने कल की थी। कल आपको याद होगा कि हमने जो है मल्टीपल वो बनाए थे यूजर अकाउंट्स बाय यूजिंग CSVD और LDIF, ठीक है। तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। मैं इधर आता हूं और इधर मैं पहले तो आपको एक काम करके दिखाता हूं ताकि आपको बल्क ऑपरेशन जो है वो क्लियर हो, ठीक है। बल्क ऑपरेशन पहले अंडरस्टैंड कर लें जी। बल्क ऑपरेशन क्या है,
ए बल्क ऑपरेशन इज अ सिंगल एक्शन दैट चेंज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग अ बल्क ऑपरेशन इज डिफाइन अ क्यूरी, मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट डिफाइंड बाय द क्यूरी, ठीक है। यू कैन परफॉर्म बल्क ऑपरेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल टूल, कमांड लाइन्स, स्क्रिप्ट्स, ये सारे तरीके हैं जिनसे आप बल्क ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमने आपको याद होगा कल हमने एक काम किया था CSPD और LDIF से, वो भी बल्क ऑपरेशन ही था। इसके अलावा स्क्रिप्ट भी लिखे जाते हैं। मैंने एक स्क्रिप्ट इसमें यूज किया हुआ है। वो स्क्रिप्ट जो है उसकी ब्यूटी है कि वो बिल्कुल रेडी स्क्रिप्ट है। ये मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं C ड्राइव में जाता हूँ तो यहाँ मैंने ये एक स्क्रिप्ट कॉपी किया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इसे एडिट करें तो इसमें बहुत सारी बातें आपको नजर आएंगी, क्योंकि जब स्क्रिप्टिंग की जाती है तो उसको पूरा उसकी तमाम जो पैरामीटर्स हैं वो डिफाइन किए जाते हैं, सब कुछ लिखा जाता है। तो तमाम चीज़ें जो इसके लिए रिक्वायर्ड थी वो इसमें पुट की गई हैं, ठीक है। आपने सिर्फ क्या करना है, इस स्क्रिप्ट को, यानी आप इसको, ये रेडी टू यूज स्क्रिप्ट है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है इसको। आप अगर मॉडिफाई करना चाहें तो आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं एज यू नीड, लेकिन इसकी ब्यूटी ये है कि अगर आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते ये तब भी काम करेगा, ठीक है। इसके साथ आपको लैब यूजर्स की एक फाइल चाहिए होगी जिसमें आपके यूजर अकाउंट मेंशन है, और ये भी आप अपनी मर्जी से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक लैब फाइल बनी हुई है, ये जो एक लाइन है वो एक यूजर को इंडिकेट करती है, ठीक है। तो मैं पावर शेल रन करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ, बाहर आ जाए इससे क्योंकि रूट पे पड़ा हुआ है, इसके अंदर गए, यहाँ मैंने कमांड दी। कमांड क्या दी, उस स्क्रिप्ट को कॉल किया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा इसे मुझे प्रॉम्प्ट करना चाहिए। हाँ, अगर ये मैसेज आ जाता है तो इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट की जो एग्जीक्यूशन है वो ब्लॉक की हुई है। अच्छा हो गया ये मैसेज आ गया, क्योंकि अक्सर ये होता है, मैंने तो अपने सिस्टम में मॉडिफिकेशंस की हुई होती हैं, स्टूडेंट जब ये रन करते हैं तो उन्हें ये एरर आ जाता है। तो अगर ये आ जाता है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने कहना है सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी और अनरिस्ट्रिक्टेड, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी। देख लेने दें मुझे इसका एग्जैक्ट कीवर्ड क्या है। कमांड ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कीवर्ड सिर्फ देखना है मुझे। ये रिस्ट्रिक्टेड है, अच्छा ठीक है। सिर्फ मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं, यस कर दें, ठीक है। वो पैरामीटर नहीं था बेसिकली, और वैसे भी अगर पैरामीटर होता फिर तो आगे वैल्यू भी आती। अगर मैं लिख रहा हूं अनरिस्ट्रिक्टेड डैश डाल के तो फिर तो आगे ये होना चाहिए, फिर आगे ये होना चाहिए ट्रू, ठीक है। तो ऐसा है ही नहीं, ये पैरामीटर है ही नहीं। लेकिन जी अब हो गया है। अब आप अगर उसे रन करें स्क्रिप्ट को तो उसे रन होना चाहिए, और वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि सप्लाई करो लैब यूजर्स फाइल, जो फाइल आपके पास है जो आपने बनाई हुई है जिसमें तमाम यूजर्स की डिटेल है। अभी मैं आपको एडीएस में दिखाया था, यहाँ पे देख लें। बेसिकली ये जो स्क्रिप्ट है ये एक MVP है उन्होंने बनाया है, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट इसलिए बनाया कि वो लोग जो एक्सचेंज पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उन्हें इन्वायरमेंट सिमुलेट करना होता है ताकि वो एक बड़े इन्वायरमेंट का सेटअप क्रिएट कर सकें। तो उस केस में ये स्क्रिप्ट बड़ी हेल्प करता है। ये मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये अबाउट 400 यूजर अकाउंट्स मेरे बना देगा एक्टिव डायरेक्टरी में, ठीक है। और यहाँ पे ये भी अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो एक वो आ जाना चाहिए, एक्सचेंज यूजर्स के नाम से एक फोल्डर आ जाना चाहिए। ये देखें आ गया एक्सचेंज यूजर्स, और ये इसमें यूजर बनना शुरू हो गए। अभी यहाँ तक है, थोड़ी देर बाद और भी बन जाएंगे। ये भी चलता रहेगा और अपना काम करता रहेगा। ये आपके सामने यूजर बना रहा है,
ठीक है, आप फिर रिफ्रेश करें तो और यूजर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा स्क्रिप्ट है, ये मैं आपको ईमेल कर दूंगा। एक फाइल होगी, उसे एक्सट्रैक्ट कर लें। जो ये लैब फाइल है तो आप अपनी मर्जी से खुद भी बना के यूज कर सकते हैं। लाइक आप कहते हैं कि मुझे ये यूजर अकाउंट्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से यूजर अकाउंट बना लें, बस फॉर्मेट यही रखें। यानी आपने ये 2 लाइनें देख लें, पहले गिवन नेम है, उसके बाद सर नेम है, सैम अकाउंट नेम है, डिस्प्ले नेम है, पासवर्ड है। ठीक है, तो ये इसने जो यूजर क्रिएट किया आयशा, इसका गिवन नेम है, सर नेम इसका बारी है, उसके बाद सैम अकाउंट नेम है आयशा डॉट बारी, ठीक है, डिस्प्ले नेम है आयशा बारी, और उसके बाद पासवर्ड है पासवर्ड 1। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इस तरह से एंट्रीज आपको मिलेंगी। तो बल्क इंपोर्ट के बहुत सारे तरीके हैं, मेथड वही अच्छा होगा जो कम टाइम में आपका काम कर देता है। अच्छा जी, क्रिएट अ क्यूरी फॉर ऑल यूजर्स, ठीक है, कॉन्फ़िगर द कंपनी एट्रीब्यूट फॉर ऑल यूजर्स, वेरीफाई द कंपनी, हमने पहले भी करके देखा। ठीक है, आप डैश फिल्टर के साथ अगर स्टैटिक का एट्रीब्यूट लगा लें तो वो तमाम यूजर्स को कॉल कर लेता है। और उसके बाद आपने देखा था, मैंने कल डिपार्टमेंट आईटी आपको करके दिखाया था। ठीक है जी, जब आप कोई सर्च बेस देते हैं ना, तो आप उसमें बता सकते हैं कि इसका स्कोप क्या है। यानी जब आप ऑब्जेक्ट कोई उठाएंगे पावर शेल से, तो उसमें आपके पास चॉइस होती है कि आप पूरी एक्टिव डायरेक्टरी को ब्राउज करना चाहते हैं, या आप खुद से बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कंटेनर को चेक करो। ठीक है, लाइक मैं कमांड देता हूं गेट एडी यूजर डैश फिल्टर, और मैं कहता हूं कंपनी का नाम हो फॉर एग्जांपल एबीसी, तो अब कंपनी नाम उठा लाएगा। अब वो पूरे एडीएस को ब्राउज करेगा अगर मैं स्टैटिक मेंशन कर देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं सर्च बेस करके और सर्च बेस में बता देता हूं कि पूरी कंपनी को ब्राउज नहीं करना है बल्कि सर्च बेस है, और सर्च बेस में मैं मेंशन कर देता हूं कि OU इज इक्वल टू मार्केटिंग कॉमा DC इज इक्वल टू दिस कॉमा DC इज इक्वल टू दिस, तो वो उसी कंटेनर में जाके चेक करेगा। इसी तरह सर्च स्कोप है कि सर्च बेस के अंडरनीथ अगर कुछ आ रहा है तो वो भी आप बता दें कि कितना आगे तक जाए। रिजल्ट साइज में आप बता दें कि कितने ऑब्जेक्ट रिटर्न करें। ठीक है, और प्रॉपर्टीज में आप बता दें कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो डिस्प्ले करनी है। ये जो नीचे इसने बताए हैं ऑपरेटर्स, EQ, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लाइक। ठीक है, ये बेसिकली मैचिंग के लिए होते हैं और कंडीशन लगाने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि एक्टिव डायरेक्टरी में वो यूजर जो फॉर एग्जांपल आज डेट है जनवरी 30th, मैं कहता हूं जो जनवरी 30th तक लॉग ऑन नहीं हुआ या जनवरी 30th से पहले लॉग ऑन, उसकी लास्ट लॉग ऑन डेट जनवरी 30th है, या चलें एक साल पीछे कर लेते हैं, जनवरी 30th 2013 है, उस अकाउंट को डिसेबल कर दे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे डेट मेंशन करके, और कौन सा मैं इसमें से कीवर्ड दूंगा, लेस देन। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑपरेटर यूज करते हैं। ये मैं यहाँ एक रन कर देता हूँ ताकि जो है वो, ये देखें ये अपना काम कर चुका है। और अब अगर मैं यहाँ जाके देखूँ, ये आपके सामने है, इसने कितने अकाउंट बनाए हैं, रिफ्रेश करके और चेक करके देख लेते हैं। रिफ्रेश करें, कंट्रोल A करें, डिलीट करें, तो आपको पता लग जाएगा नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने। 387 ऑब्जेक्ट हैं जो इसने बनाए हैं, अबाउट 400। ओके, इसको मिनिमाइज कर दें। मैं जनाब इसे कहता हूं गेट एडी यूजर, ठीक है, और साथ में फिल्टर लगाता हूं, और फिल्टर के साथ आपने कंडीशन देनी है तो कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगी। ठीक है, मैं कहता हूं लास्ट लॉग ऑन डेट, आगे मैं देता हूं लेस देन, और अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो कोट्स में आएगी। मैं कहता हूं जनवरी 30th और 2013 दे देता हूं। ठीक है, ये एक पैरामीटर आ गया। अब अगर मैं यहाँ इसी पे एंटर कर दूं तो इसको मुझे दिखाना चाहिए यूजर। ठीक है, अब ज़ाहिर कोई यूजर ऐसा है ही नहीं। 14 करें, ये देखें 14 में आ जाते हैं, 2 यूजर्स आ रहे हैं, एक ADRMS है और एक एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, तो इन्हें तो मैं डिसेबल कर भी नहीं सकता, लेकिन बहरहाल
आप यहां अगर पाइप साइन लगा के डिसेबल एडी अकाउंट कर दें तो ये अकाउंट डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, इधर अगर मैं करूं, कर दिया इसने डिसेबल, खतरनाक काम है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर भी था। चलें एडीएस में जाके हम इनेबल कर देते हैं, अदरवाइज हमारी वर्चुअल मशीन जो है वो लॉकडाउन हो जाएगी। वो देखें डिसेबल हो गए दोनों, इसी कमांड के साथ इनेबल कर दें। डिसेबल अकाउंट हो जाए तो उस पर ये आइकन आ जाता है, इसको इनेबल कर दें। यहाँ पे रिफ्रेश करें तो ये जो डाउनवर्ड एरो है ये गायब हो जाना चाहिए। ये रिफ्रेश किया, देखें गायब हो गया। ठीक है, तो ये सर्च बेस आप यूज कर सकते हैं, और ये ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो बाय द टाइम हम यूज भी करेंगे। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिखा दी, इसके साथ खेलें ताकि आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। ये इसने कुछ एग्जांपल्स दिए, देख लें। क्यूरिंग ऑब्जेक्ट्स विद विंडोज पावरशेल, गेट एडी यूजर एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉपर्टीज स्टैटिक। प्रॉपर्टीज स्टैटिक का मतलब है ऑल प्रॉपर्टीज, और अगर कोई फिक्स प्रॉपर्टी उठानी है तो स्टैटिक को रिप्लेस कर दें उसके नेम से। ठीक है, जैसे सेकंड एग्जांपल देखें, इसने क्या किया, गेट एडी यूजर डैश फिल्टर स्टैटिक। ठीक है, अब जाहिर है यूजर तो इसने मेंशन नहीं किया ऊपर वाली कमांड में, क्योंकि यूजर मेंशन कर दिया था इसलिए ये बताने की जरूरत नहीं थी कि कहां से उठा के लाना। ठीक है, रूट पे वो गया, वहीं पे वो यूजर था और उठा लाया। लेकिन सेकंड कमांड में क्योंकि यूजर मेंशन नहीं किया तो सर्च बेस उसने दी है, ओ यू इज इक्वल टू मार्केटिंग, डीसी इज इक्वल टू एडेटम, कॉमा डीसी इज इक्वल टू कॉम। ये आ गया कि कहाँ जाके सर्च करना है। और उसके बाद उसने कह दिया सर्च स्कोप सब ट्री, ताकि अंडरनीथ उसके अगर और भी ओ यूज हैं तो सबको सर्च करेगा। ठीक है, देखें इसने ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी कहा, शो ऑल यूजर अकाउंट्स इन मार्केटिंग ओयू एंड ऑल इट्स सब कंटेनर्स। एक ओयू के अंदर भी आप दूसरा ओयू बना सकते हैं ना, पेरेंट ओयू चाइल्ड ओयू वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर उसके अंदर चाइल्ड ओयूज भी हैं तो उन्हें भी ब्राउज करेगा। उसके बाद कहता है शो ऑल ऑफ द यूजर अकाउंट्स विद द लास्ट लॉग ऑन डेट ओल्डर देन दिस। देखें ये वही है जो मैंने अभी रन की। ठीक है, इसमें बस हमने क्या किया था, पाइप साइन लगा के डिसेबल कर दिया था। उसके बाद शो ऑल ऑफ द यूजर अकाउंट इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, अब देखें क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गया था तो इसमें एंड का पैरामीटर आ गया, और एंड लगा के आपने डिपार्टमेंट इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन का है और ये इक्वल टू है। क्योंकि फिल्टर के अंदर हमने जो काम किया था उसमें हम फिल्टर के अंदर एक कंडीशन दे रहे थे, इसलिए हमें स्मॉल ब्रैकेट नहीं देनी पड़ी। लेकिन क्योंकि इसने मल्टीपल कंडीशंस देनी थी तो इसलिए इसको स्मॉल ब्रैकेट देके और एंड के साथ उन्हें ग्रुप करना पड़ा कि ये हो एंड ये हो। इसका मतलब है दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब वो उठा के लाएगा, यानी लास्ट लॉग ऑन डेट भी जनवरी 1 से पहले होगी और डिपार्टमेंट भी मार्केटिंग होगा। जी, पाइप साइन देख लें। बेसिकली पाइपलाइनिंग जो है, पाइपलाइनिंग ये करती है, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको, नई बात नहीं है, कि जो एक कमांड का आउटपुट होता है उस पे दूसरी कमांड ऑपरेट होती है। जैसे यहां पे अब दो बातें हैं। पहले आप पहली बात देखें, गेट एडी यूजर फिल्टर कंपनी नॉट लाइक स्टैटिक। ठीक है, इसका रिजल्ट ये होगा कि सारे यूजर उठा लाएगा, सब यूजर, क्योंकि आपने नॉट लाइक स्टैटिक कह दिया है। इसका मतलब है हर वो उठा लाए जिसकी कंपनी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अगर किसी की डिफाइंड है तो उसे छोड़ देगा। और उसके बाद आपने कहा कि सेट एडी यूजर कंपनी एडेटम, क्या करेगा, उन तमाम यूजर अकाउंट्स को जिनकी कंपनी अनडिफाइंड थी उनमें ये कंपनी सेट कर देगा। इसी तरह दूसरी कमांड में क्या हो रहा है, गेट एडी यूजर फिल्टर लास्ट लॉग ऑन दिस दिस दिस, उसके बाद डिसेबल अकाउंट। ये वही काम है जो हमने भी किया। गेट कंटेंट सी दिस दिस दिस, इसमें क्या होगा कि आपके पास फाइल बनी हुई हो, और ये मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं डिस्टिंग्विश नेम दे दूं एक फाइल में, मैं नोटपैड में एक फाइल बनाता हूं और उसमें मैं लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल ADRMS मेरे पास अकाउंट है, मैं यहां लिख देता हूं CN इज इक्वल टू ADRMS कॉमा CN इज इक्वल टू यूजर्स कॉमा DC इज इक्वल टू MCSE कॉमा DC इज इक्वल टू कॉम। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूं, यहीं पे सेव कर दें सी में। ये सी में जनाब सेव कर दी, test.txt हो गई, करना रिप्लेस कर दें, ये फाइल सेव हो गई। अब अगर मैं इस फाइल को एज इट इज लिखूं तो ये इंपोर्ट तो हो जाएगी। अगर मैं यहां पे कहता हूं गेट कंटेंट, ठीक है, और आगे मैं लिख देता हूं C:\\,
और क्या नाम है इसका, test.txt। तो जो उसके अंदर लिखा है वो सामने लिखा हुआ आ जाएगा, वो देखें लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पाइप साइन लगा के और मैं इसे कह दूं डिसेबल अकाउंट, ठीक है, डिसेबल अकाउंट था, एडी अकाउंट था मेरे ख्याल, एडी अकाउंट है, डिसेबल एडी अकाउंट। तो अभी आप देख लें ये ADRMS, ये मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, आपके सामने इनेबल्ड स्टेट में है ये, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ, ये मैंने एंटर किया, रिफ्रेश करें, ये जी डिसेबल हो गया, ठीक है। तो आप सोचें कि अगर इस फाइल में मल्टीपल एंट्रीज हो तो फिर क्या होगा। तो सारी एंट्रीज जो हैं उन्हें इंपोर्ट करेगा और जो एक्शन आपने दिया वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक हो गया ये भी जी। वर्किंग विद CSV फाइल देख लें। CSV फाइल एक तो आपने देख ली जो अभी हमने इंपोर्ट की थी। द फर्स्ट लाइन ऑफ अ CS फाइल डिफाइंस द नेम्स ऑफ द कॉलम्स, ठीक है। जो कॉलम में आपने यूज करना है उनके नाम डिफाइन कर दिए, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, ये फर्स्ट लाइन हो गई। अब नेक्स्ट लाइन से जो भी आप यूजर बना रहे हैं उसकी वैल्यूज इसी सीक्वेंस में आ जाएंगी। पहले फर्स्ट नेम आएगा जो हमारे केस में जी रैग आ गया, उसके बाद लास्ट नेम जी गुजिक, ये इसका लास्ट नेम आ गया, देन डिपार्टमेंट IT। इसी तरह नेक्स्ट ये एक यूजर हो गया। सेकंड क्या है, रॉबिन, इसका फर्स्ट नेम है, यंग लास्ट नेम एंड देन रिसर्च डिपार्टमेंट है, ठीक है। एंड सेम वे तो आपने जितने भी देने दे दें, ये आपकी CSV फाइल बन गई। अगर आप देखें जो मैंने अभी आपको स्क्रिप्ट से करके दिखाया उसमें भी यही मेथोडोलॉजी यूज हुई। उसके बाद जनाब for each loop process the contents of a CSV file that have been imported into a variable। ये देखें इसने क्या किया है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये अगर आप डिक्लेयर करें ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ये इसने बताया ये पैरामीटर आप किसी में भी इंसर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज यूजर ये वेरिएबल बनाया है बेसिकली, ठीक है। परसेंटेज यूजर इज इक्वल टू, अब ये जहां भी परसेंटेज यूजर को कॉल किया जाएगा तो ये सारा कुछ कॉल हो जाएगा। इंपोर्ट -CSV, ये फाइल का नाम आ गया, ठीक है। फॉर ईच परसेंटेज आई ये भी डिक्लेयर किया होगा, इन परसेंटेज यूजर ये भी डिक्लेयर किया है, इज इक्वल टू राइट होज द फर्स्ट नेम इज दिस, परसेंटेज आई इनिशियल नेम हो गया, डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बिल्ड स्क्रिप्ट नहीं है, ये स्क्रिप्ट का एक पार्ट इसने आपको बताया, ठीक है। अभी जो स्क्रिप्ट हमने यूज किया अगर हम उसे देखें तो उसके भी स्ट्रक्चर में ये चीजें आपको नजर आएंगी। ये देखें इसमें भी इसने वेरिएबल्स बनाया होगा, उसे कॉल किया होगा, देखें एक फंक्शन ये आ रहा है, ठीक है। और इसने ये देखें मल्टीपल क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली स्क्रिप्ट लिखना है इट्स मोर ऑफ अ प्रोग्रामर्स वर्क, प्रोग्रामिंग से ज़्यादा रिलेट करता है, लेकिन आपको एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें और एटलीस्ट बल्क इंपोर्ट प्रोसेस की हद तक इन्हें समझ सकें। ओके जी, ये देख लें, इन दिस डेमोन्स्ट्रेशन यू विल सी हाउ टू कॉन्फ़िगर डिपार्टमेंट ऑफ OU हमने कर लिया, क्रिएट एन OU ये भी हो गया, रन अ स्क्रिप्ट टू क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट ये भी हमने करके देख लिया, वेरीफाई दैट न्यू यूजर अकाउंट्स वर क्रिएटेड, ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। क्रिएट OU के लिए न्यू डैश AD ऑर्गेनाइजेशन यूनिट और आगे नाम में बन जाएगा, ठीक है। ये आपने नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगा, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, जितनी भी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखी हैं, ये लाइक ये जो हमने देखे ये सब आप एक एक दफा रन करके देख लें, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा डंकी वर्क है, एक ही तरह का प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ आपको हर चीज ये जी ये यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट यूनिट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर एक नई चीज है। ठीक हो गया, ये न्यू यूनिट है हमारा इम्प्लीमेंटिंग IPv4, ठीक है। IP वर्जन 4 की बात करनी है क्योंकि IP वर्जन 6 भी है विंडोज 2012 में, IPv6 का कोर्स में भी जिक्र है। जिक्र क्या है, पूरा एक फुल फ्लेज यूनिट है जिसमें आप IPv6 की डिटेल देखेंगे, इसकी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज देखेंगे, लेकिन ये जो यूनिट है ये V4 से रिलेटेड है,
ठीक है, स्टार्ट लेते हैं। हाँ जी, ओवरव्यू ऑफ टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी का ओवरव्यू क्या है ये देखेंगे, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आईपी वर्जन 4 एड्रेसिंग, और देन सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग है, कॉन्फ़िगरिंग एंड ट्रबल शूटिंग IPv4। इसमें आपके जहन में कोई क्वेश्चन आपने फौरन कर देना है, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत सारी चीजें बहुत थोड़ी स्लाइड्स में ग्रिप करने की कोशिश की, और ऐसा लगता है जैसे इसने अज्यूम कर लिया कि पढ़ने वाला जो है वो आईपी एड्रेसिंग का एक्सपर्ट है, इसलिए सुपरनेटिंग भी है बीच में, सबनेटिंग भी है। तो आपके जहन में कोई क्वेश्चन है आपने फौरन कर लेना है, उसे मैं एलेबोरेट कर दूंगा। सबसे पहले सर ओवरव्यू ऑफ आप टीसीपी आई। जी प्लीज। सर आप सबनेटिंग बीच में पढ़ाएंगे ना? सबनेटिंग की कैलकुलेशन मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा आसान ये होगा कि उसका मैं कोई डॉक्यूमेंट बना के आपको सेंड कर दूं, ठीक है, और आप उसे देख के एक लेवल तक अंडरस्टैंड कर लें और उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। ठीक है सर। वो कोई मसला नहीं है, आपको मैं एक्सरसाइजेस भी करवा दूंगा। इसमें जितनी बातें आएंगी वो तो हम यहीं क्लियर करेंगे, और उसमें उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हो तो वो भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके सबनेटिंग में वीकनेसेस होंगी तो उसका हम यही तरीका करेंगे कि मैं आपको केस स्टडी बना के सेंड कर दूंगा। केस स्टडी भी क्या, सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आंसर्स होंगे, आप उससे इवेल्युएट कीजिएगा कि किस लेवल तक आपको आता है, उससे आगे जो होगा वो फिर हम देख लेंगे, ठीक है। ओके जी, ओवरव्यू ऑफ टीसीपी आईपी सबसे पहले देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्विट हम देखेंगे, उसके बाद प्रोटोकॉल्स इन द टीसीपी आईपी स्विट देखेंगे, देन टीसीपी आईपी एप्लीकेशन एंड व्हाट इज अ सॉकेट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखें टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट में क्या क्या चीजें हैं। ये आपके सामने टीसीपी प्रोटोकॉल सूट है। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें जो आपको क्लियर होनी चाहिए। ये जो इसने आर्किटेक्चर आपको दिखाया ये 4 लेयर्ड आर्किटेक्चर है, और अगर आपको याद हो तो एक तो हमने ओएसआई रेफरेंस मॉडल नेटवर्किंग में पढ़ा था, और एक रेफरेंस मॉडल और भी होता है जिसे हम कहते हैं डॉट रेफरेंस मॉडल, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था, ठीक है, और इसीलिए उसका नाम फिर डॉट रेफरेंस मॉडल ही पड़ गया। बस फर्क ये है कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल तो टोटल नेटवर्किंग को डिस्कस करता है, जो डॉट रेफरेंस मॉडल है वो सिर्फ टीसीपी आईपी को डिस्कस करता है। और इसमें 4 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क इंटरफेस। कुछ बुक्स में आपको 5 लेयर्स भी मिलेंगी, कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें नेटवर्क इंटरफेस को 2 लेयर्स में उसने डिवाइड किया हुआ है, डाटा लिंक और फिजिकल में। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जो यानी ज्यादा पॉपुलर है, पॉपुलर भी मैं नहीं कहूंगा, एक्चुअल जो है वो यही है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जब नेटवर्किंग में स्टार्ट लिया था तो यही मॉडल पढ़ा था, और यही मॉडल जो है इस पे ज्यादा बात हुई है। वो जो 5 लेयर्ड है वो शायद किसी ने कोई चीज एलेबोरेट की है, जो स्टैंडर्ड है वो इन्हीं 4 लेयर्स को डिस्कस करता है। अब यहाँ पे वो सबसे पहले कह रहा है कि एप्लीकेशन लेयर पे जो टीसीपी आईपी अवेयर एप्लीकेशंस हैं, प्रोटोकॉल लेवल एप्लीकेशंस, वो एचटीटीपी है, एफटीपी, एसएमटीपी, डीएनएस, पॉप3, एसएनएमपी, ये इसने कुछ एग्जांपल्स लिख दी हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि दीज आर द ओनली एप्लीकेशन दैट टीसीपी आईपी सपोर्ट्स। यहाँ पे बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं, लाइक डीएचसीपी है, वो भी एप्लीकेशन लेयर पे है, ठीक है। IMF4 है, वो भी एप्लीकेशन लेयर पे है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो यहाँ इसने नहीं लिखे, ये इसने कुछ एग्जांपल्स लिख दी हैं। अगर आप मुझसे ये पूछें कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की पहचान क्या है, तो मेरा आंसर होगा कि वो पोर्ट यूज करता है। कोई भी ऐसी चीज जिसमें पोर्ट मौजूद है वो एप्लीकेशन लेयर पे, ये बात याद रखिएगा। अगर पोर्ट है तो एप्लीकेशन लेयर पे। कल मैं एक क्लास ले रहा था CCNA की, तो मैंने स्टूडेंट से क्वेश्चन किया कि नेटवर्क लेयर का कोई प्रोटोकॉल मुझे बताएं, तो उन्होंने कहा कि रिप नेटवर्क लेयर पे। अब ये याद रखिएगा, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है अगर आप डायरेक्ट CCNA साइट पे चले जाएं, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टडी ना किया हो तो इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। रिप जो होता है वो यूडीपी पोर्ट 520 पे चलता है, और कोई भी चीज जो पोर्ट पे चल रही है वो एप्लीकेशन लेयर पे होगी, वो जो डाउन द एप्लीकेशन लेयर, डाउन द हायरार्की जो दूसरी लेयर्स आ रही हैं उन पे नहीं होगी। अगर पोर्ट है तो वो पर्टिकुलर कंपोनेंट एप्लीकेशन लेयर पे, तो रिप जो है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे है, लेकिन ऑफ कोर्स वो जो काम कर रहा है वो राउटिंग से रिलेटेड है। तो कोई भी प्रोटोकॉल जिसकी पोर्ट होगी वो एप्लीकेशन लेयर पे, पहली तो ये बात होगी। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर का जो भी कंपोनेंट होता है ना वो ट्रांसपोर्ट लेयर में से गुजर के जाता है। यानी ये इम्पॉसिबल है कि आप कहें कि यहां से कोई चीज आई और वो जंप लेके चली गई, नहीं। जो भी चीज होगी जो एप्लीकेशन लेयर पे वो ट्रांसपोर्ट लेयर से गुजरेगी, और जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर से गुजरेगी तो उसके पास 2 ही चीजें हैं, या तो वो टीसीपी यूज कर ले या यूडीपी यूज कर ले, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि वो दोनों यूज करती है। जैसे यहां अगर मैं इन सब की बात करूं, HTTP सिर्फ टीसीपी यूज करता है,
FTP सिर्फ TCP यूज करता है, SMTP जस्ट TCP अगेन, लेकिन DNS TCP और UDP दोनों को यूज करता है, POP3 भी TCP यूज करता है, SNMP सिर्फ UDP को यूज करता है। और इसके लिए वही फाइल जो हमेशा मैं बताता हूं, आप उसमें अब भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं C में जाऊं, विंडोज में जाऊं, सिस्टम 32, देन ड्राइवर्स एंड देन एटसेट्रा, तो सर्विसेज की फाइल अगर मैं इसे एडिट करूं तो मैं आपको ये सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो डिस्प्ले कर सकता हूं। लाइक ये आपके सामने FTP है, देखें क्या यूज कर रहा है, TCP यूज कर रहा है। उसके बाद उसने DNS की बात की थी, DNS दोनों को यूज करता है। ये आपके सामने ये देखें लिखा हुआ है डोमेन नेम सर्वर, ये मेंशन है डोमेन नेम सर्वर। और ये TCP भी यूज कर रहे, देखें 53/TCP 53/UDP। उसके बाद उसने SNMP का SNMP UDP यूज करता है, ये जनाब SNMP है, ये UDP पे चलता है, ठीक है। SNMP ट्रैप्स जो हैं वो भी UDP पे चलते हैं। POP3, ये जनाब POP3 है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जितने भी प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं ये TCP UDP को यूज किए बगैर नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन। इसके बाद आती है नेटवर्क लेयर, जो OSI में नेटवर्क कहलाती है, यहाँ पे उसका नाम इंटरनेट लेयर है। इसमें आपको ये नजर आ रहा है कि IPv4 है, IPv6 है, और IPv4 के अंदर ये 3 प्रोटोकॉल इसने ग्रुप किए हैं, ARP, IGMP और ICMP, ठीक है। तो इंटरनेट लेयर जो है वो IP को यूज करती है, और इसमें डिफरेंट सब प्रोटोकॉल्स हैं जो इस वक्त डिस्प्ले हो रहे हैं। और लास्ट है नेटवर्क इंटरफेस लेयर। ये बनाने का मकसद क्या है ये आपने अंडरस्टैंड किया। अगर आप गौर से देखें तो स्लाइड में भी उसने ऊपर वाली जो चीजें हैं उनको एक बॉक्स में किया हुआ है, और उसके बाद ये नीचे वाली लेयर बनाई है। बेसिकली वो कहना ये चाहता है कि नेटवर्क इंटरफेस में कोई भी चीज चल रही हो, ईथरनेट हो, टोकन रिंग हो, FDDI हो, वाईफाई हो, मोबाइल ब्रॉडबैंड हो, वट एवर यूर data link or physical standard is, TCP/IP supports all the standards, all the popular standards, ठीक है। तो TCP/IP ये नहीं देखता कि लोअर जो लेयर्स हैं उन पे कौन सा फिजिकल आर्किटेक्चर चल रहा है, तमाम आर्किटेक्चर्स को TCP/IP सपोर्ट करता है। बल्कि अगर कोई नया आर्किटेक्चर आता है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसमें TCP/IP की सपोर्ट रखें, क्योंकि TCP/IP के बगैर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल सकती। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। इसको इजी सिर्फ दो ही ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म है, या TCP है या UDP है? नहीं, मैकेनिज्म तो ट्रांसपोर्ट लेयर के उस्मान और भी हैं, लेकिन सिंस वी आर डिस्कसिंग TCP/IP तो इसलिए हमने सिर्फ इन दो को डिस्कस किया, ठीक है। अदरवाइज तो ट्रांसपोर्ट लेयर के स्टैंडर्ड अगर आप मैकेनिज्म देखें तो उसमें तो जाहिर है और भी प्रोटोकॉल्स होंगे। IPX SPX अगर हम पढ़ रहे होते तो जो SPX होता है, सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज, वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। लेकिन सिंस हमारी डिस्कशन प्योरली TCP/IP के रेफरेंस से थी, तो TCP/IP में याद रखिएगा जो बेस प्रोटोकॉल्स है ना वो ये 5 हैं, TCP, UDP, ARP, IGMP, ICMP और ये 6 IP, ये बेस प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर पे कमांड दें, लाइक मैं एक काम करता हूं, मैं यहां कहता हूं इसे बंद कर दें, इनकी अब जरूरत नहीं है। मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूं और मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके कहता हूं नेट स्टैट -s, पाइप साइन लगा दें, मोर कर दें। ठहरें एक मिनट, इसका मैं व्यू ऐसा कर दूं कि आपको इसको खूबसूरत लगे या आपको पढ़ने में। बैकग्राउंड कर दें वाइट और टेक्स्ट कर दें ब्लैक, फॉन्ट इसका ये कर दें। ओके जी, ये मैंने एंटर किया। अब आप देखें, सबसे पहले IPv4 स्टैटिस्टिक्स, फिर V6 स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद ICMP, देन TCP, देन UDP, ये आपके बेस प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। TCP के स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है, ये अब मुझे लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी आवाज आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी क्योंकि UPS पे है। TCP है, UDP है, IP है और ICMP है। उसके बाद ARP जो है वो कह लें कि सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, तो वो मैनेजमेंट की चीजें आपको दिखाएगा, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि जो बेस प्रोटोकॉल्स हैं वो यही हैं, बाकी जो चीजें आपको नजर आती हैं वो सपोर्टिव हैं, ठीक है, वो सपोर्टिव हैं और वो डिस्प्ले होती हैं,
लेकिन जो टीसीपी स्टैक का पार्ट है वो यही प्रोटोकॉल्स हैं। तो क्योंकि इस स्टैक के रेफरेंस से हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स थे वो अगर मैं यहां लिखूं तो ARP, IGMP, ICMP, TCP, UDP और IP। अब अगर आप देखें तो अगर मैं इनको अलग अलग ग्रुप करूं तो इसका ये अलहदा काम है, ये अलहदा, देन IP। अब IP जो है वो तो कर रहा है राउटिंग, ठीक है, ये राउटिंग में यूज होता है। ARP जो है वो है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ICMP किस लिए यूज होता है? डायग्नोस्टिक्स के लिए, इसके बगैर ट्रबल शूटिंग नहीं हो सकती। IGMP किस लिए यूज होता है? मल्टीकास्टिंग के लिए, ठीक है। तो अब अगर आप गौर से देखें तो एड्रेस रेजोल्यूशन, डायग्नोस्टिक्स, मल्टीकास्टिंग और राउटिंग ये सपोर्टिव चीजें हैं, इनमें से कोई भी डाटा ट्रांसपोर्ट के लिए यूज नहीं हो रही। तो याद रखिएगा TCP और UDP ये जो हमारे दो प्रोटोकॉल्स हैं, दीज आर बेसिकली डाटा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स। इनको इन्वॉल्व किए बगैर आपका डाटा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारी स्लाइड में ऊपर आ रहे थे, बाकी तो सारे नीचे हैं। TCP स्टैक की चीजें तो सारी नीचे आ रही हैं, सिर्फ ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो ऊपर है, ठीक है जी। उस्मान क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। ओके अच्छा जी, प्रोटोकॉल्स इन द TCP स्विच देख लें। ये इसको रिलेट कर रहा है OSI के साथ कि ये 3 लेयर्स जो होती हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। OSI रेफरेंस मॉडल से 7 लेयर्स मॉडल है ना, ठीक है। तो ये जो 3 लेयर्स थी ये TCP/IP की फर्स्ट लेयर से कॉरस्पॉन्ड कर रही हैं एप्लीकेशन के साथ। ट्रांसपोर्ट के साथ है, नेटवर्क इंटरनेट के साथ है। और OSI की जो लास्ट 2 लेयर्स हैं वो TCP/IP की फर्स्ट लेयर से जो बॉटम वन है उससे कॉरस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। ये इसका इसने सूट बना दिया। तो बेसिकली TCP/IP मॉडल जो है वो उसका जो फंक्शन है वो OSI के साथ रिलेट करता है। यानी OSI में जो आप ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन पढ़ते हैं, लाइक OSI में हम पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो डील करती है सेगमेंटेशन को, तो वो सेगमेंटेशन यहाँ भी हो रही है, ठीक है। नेटवर्क लेयर जो है वो पाथ डिटर्मिनेशन करती है, तो यहाँ पे IP क्या कर रहा है? पाथ डिटर्मिनेशन ही कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो OSI के फंक्शंस हैं वो यहाँ भी मैप हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें ग्रुप कर दिया गया है क्योंकि एप्लीकेशन लेयर जो TCP/IP के है वही ये तमाम काम करेगी, ठीक है। और कुछ ऐसे भी काम है जो प्रोटोकॉल लेवल पे डिस्कस नहीं होते, लाइक हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि कंप्रेशन हो रही है या एन्क्रिप्शन हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम OSI में होते तो हम ये प्रेजेंटेशन लेयर में डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर है जो कंप्रेशन और एन्क्रिप्शन को डिस्कस करती है। ये कुछ प्रोटोकॉल्स लिख दी हैं इसने। HTTP है, वेब बेस्ड प्रोटोकॉल है, वेब कंटेंट के लिए होता है, ठीक है, पोर्ट 80 यूज करता है। उसके बाद HTTPS है, ये भी वेब बेस्ड कंटेंट है, ठीक है, और डाटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। FTP भी डाटा ट्रांसफर के लिए। RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल है। SMB सर्वर मैसेज ब्लॉक, ये शायद आपको नया लगे, लेकिन ये समझ लें कि सबसे ज्यादा जो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी चीज यहाँ पे लिखी हुई वो SMB ही है। SMB फाइल शेयरिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और जहां भी विंडोज का एनवायरनमेंट होगा वहां पे SMB जरूर यूज होगा, बस क्योंकि आपको खुद कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, ये प्री कॉन्फ़िगर्ड होता है, इसलिए बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद SMB नाम की कोई चीज़ जो है वो होती ही नहीं या ऑप्शनल है। आपके पास विंडोज 2012 में SMB का जो वर्जन है वो वर्जन 3 है, ठीक है। उसके बाद SMTP ये मेल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, पोर्ट 25 पे चलता है। और POP3 ये भी मेल के लिए होता है। SMTP मेल सेंड करने के लिए होता है, POP3 मेल रिसीव करने के लिए होता है। तो ये इसने कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स लिख दी हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। प्रोटोकॉल्स और भी हैं, मैंने आपको पूरी लिस्टिंग दिखा दी है और वहीं से आप कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर पोर्ट की पोर्ट देखना चाहें, किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल की। जी सॉकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक कमांड रन करता हूं और उसका रिजल्ट देखते हैं और फिर इस पे डिस्कशन होगी। मैं कमांड रन करता हूं netstat, जस्ट netstat विदाउट एनी स्विच।
तो ये इसने जो चीज डिस्प्ले की है, अगर आप गौर करें तो इसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज है प्रोटोकॉल, दूसरी चीज है आईपी एड्रेस, और तीसरी चीज है पोर्ट नंबर। याद रखिएगा, सॉकेट 3 चीजों से मिलकर बनती है। टाइप ऑफ सर्विस, ठीक है, टाइप ऑफ सर्विस क्या क्या हो सकती है, टीसीपी हो सकती है और यूडीपी हो सकती है। पोर्ट नंबर, ठीक है, पोर्ट नंबर क्या होगा, डिपेंडिंग एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डीएनएस इट वुड बी 53, ठीक है, बहरहाल पोर्ट नंबर होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आईपी एड्रेस, ठीक है। ये 3 चीजें, यानी अगर मैं नीचे एक सॉकेट लिखूं तो मैं यहां पे लिख देता हूं TCP/53 हो गई और साथ में हो गया। अब ये आपने समझना है कि ये चक्कर क्या है। देखें, एक बात याद रखें कि अगर आप कोई चीज सेंड कर रहे हैं, आप हॉटमेल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसका फॉन्ट बड़ा भी कर लेता हूं, मैं जनाब कहता हूं कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं हॉटमेल के साथ। मेरा कंप्यूटर जो है वो है PC1 और PC1 कम्युनिकेट कर रहा है किसके साथ, हॉटमेल के साथ। जाहिर है ये कम्युनिकेशन कौन सी है, वेब बेस्ड है। जब ये वेब बेस्ड है तो पोर्ट कौन सी होगी, 80 होगी। प्रोटोकॉल कौन सा होगा, टीसीपी होगा, क्योंकि HTTP जो है वो टीसीपी को यूज करता है। अब जो चीज समझने वाली है वो ये है कि एक साइड पे है PC1 और एक साइड पे है हॉटमेल। फॉर एग्जांपल PC1 जो है इसका आईपी एड्रेस था, फॉर एग्जांपल ये था PC1 का आईपी, और हॉटमेल का आईपी एड्रेस था 64.5510, फॉर एग्जांपल ये आईपी थे। तो अब सॉकेट दोनों साइड पे होगी, ठीक है। पहले तो ये क्लियर कर लें, हम यहां लिखते हैं सॉकेट ऑन PC1, उसके बाद लिखते हैं सॉकेट ऑन हॉटमेल, ठीक है, दोनों जगह होगी, सॉकेट दोनों जगह ओपन हुई है, ठीक है। PC1 में क्या क्या चीजें होंगी, प्रोटोकॉल हो गया, टीसीपी, ठीक है, प्लस दूसरी चीज क्या, ये तो टाइप ऑफ सर्विस होगी, दूसरी चीज क्या होनी थी, पोर्ट नंबर। अब पोर्ट नंबर 2 होनी है, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। डेस्टिनेशन पोर्ट तो आंखें बंद करके आप लिख दें 80। सोर्स पोर्ट क्या होगी, यह आपने मुझे बताना है, ये मेरा आपसे सवाल है, मैं आपको बता ही दूंगा लेकिन पहले आपने बताना है। और उसके बाद हॉटमेल का और इसका आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेस होगा जो कि अगेन सोर्स आईपी, जो कि क्या हो जाएगा 20111, ठीक है। और जो डेस्टिनेशन आईपी होगा वो डेफिनेटली वही होगा जो लिखा हुआ है, जो कि हमारे केस में क्या है 64.5510, ठीक है। ये तो अब एक बात हो गई। अब दूसरी चीज आती है सॉकेट ऑन हॉटमेल। यही सारी चीजें होंगी विद लिटिल मॉडिफिकेशन। तो मैं यही कॉपी कर लेता हूं, और फर्क क्या क्या होगा, पहला फर्क तो ये होगा कि यहां अब सोर्स पोर्ट आ जाएगी 80, डेस्टिनेशन पोर्ट आपने बतानी है, आईपी एड्रेस ये बन जाएगा डेस्टिनेशन आईपी, ये बन जाएगा सोर्स आईपी। अब जनाब मुझे कोई बताए कि यहां पे क्लाइंट की पोर्ट क्या होगी, चॉइसेस क्या हैं, 80 होगी और अदर देन 80, दैट इज माय क्वेश्चन। एक्चुअली जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो ये कि क्या ये 80 होनी है या कुछ और होनी है। शाबाश, कोई जिसको सर आंसर 80 आता ही है। होनी है, 80 नहीं होनी 80 उस्मान, 80 ही 80 होगी। होगी बॉस। 80 होगी, सारे एग्री हैं 80 पे। जीशान आप क्या कहते हैं, जीशान मेरा ख्याल है मौजूद नहीं है।
सर इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन नहीं, मेरा तो क्वेश्चन है ही नहीं, कोई भी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन तो मैंने बता दी, मैंने आपको एप्लीकेशन बता दी है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। सर क्योंकि ट्रैफिक टीसीपी के थ्रू जा रही है और एचटीटीपी पे जा रही है, तो 80 ही होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। शहरियार, आप कुछ कहना पसंद करेंगे? यहां मैं एक बात लिख रहा हूं ताकि ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाए और आपके जहनों में भी बैठ जाए। पोर्ट नंबर ऑफ सर्वर एप्लीकेशंस आर फिक्स्ड, well known. Port number of client applications और नॉट फिक्स्ड। are assigned by OS. पहले तो ये क्लियर कर लें, बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये बिल्कुल भी 80 नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती 80। ये क्या होगी? ये एक नंबर होगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने साइन किया। ठीक है, मैं आपको यहां दिखा देता हूं। मैं एक्सेस करता हूं हॉटमेल, ये लें जी, मैं हॉटमेल एक्सेस कर रहा हूं। ये मैंने मिनिमाइज किया, ठीक है जी, और मैंने ब्राउजर खोला और ब्राउजर पे मैं कहता हूं कि मैंने जी हॉटमेल पे जाना है। इसे मैं बंद कर देता हूं। मैं जी ये ब्राउजर खोला और उसमें मैंने कहा www.hotmail.com। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं पोर्ट क्या है। ये जनाब हॉटमेल को एक्सेस कर रहा है, ये हो गया एक्सेस हॉटमेल। ठीक है, प्रोटोकॉल कौन सा है? ये आपके सामने HTTPS प्रोटोकॉल है। अब मैं ओपन करता हूं कमांड प्रॉम्प्ट और कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं लिखता हूं नेट स्टैट। मेरे पास बहुत सारी चीजें ओपन हुई हुई हैं, वो सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ दिखानी है क्या चीज, ये आपको नजर आ रहा है HTTPS, ये HTTP आ रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है लोकल एड्रेस और ये है फॉरेन एड्रेस। फॉरेन एड्रेस में तो जहां HTTP लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? 80। ये उसी फाइल में से उठा रहा है ना जो मैंने आपको दिखाई है। तो यहां पे 80 लिखा हो या प्रोटोकॉल का नाम लिखा हो, वही मतलब है। ठीक है, क्लाइंट साइड पे देखें, ये डायनेमिक नंबर आ रहा है, आईपी एड्रेस एंड देन डायनेमिकली एक नंबर आ रहा है, और ये 80 नहीं है ना, ये 80 कभी हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से असाइन करता है और जो अवेलेबल होता है वो असाइन कर देता है। अब आपको ये समझना है कि बेसिकली ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि बेसिकली पोर्ट जो है वो एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप सोचें कि आप एक ही वक्त में, अब इस वक्त मैं कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहा हूं आपके साथ, मेरा कॉन्फ्रेंसिंग का डाटा भी इस कंप्यूटर पे रिसीव हो रहा है। ठीक है, मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला, हॉटमेल को भी मैं एक्सेस कर रहा हूं, वो भी एक्सेस हो रहा है। मैंने आउटलुक ओपन किया, मेरी मेल भी सिंक्रोनाइज हो रही है। अब मेरा आईपी एड्रेस तो इस वक्त एक ही है, तो किसी भी एप्लीकेशन का डाटा आएगा वो उसी आईपी एड्रेस पे आएगा। तो कंप्यूटर जब उस चीज को रिसीव कर लेगा तो क्वेश्चन ये है कि अब कंप्यूटर ये किस एप्लीकेशन के हैंडओवर करे। क्या ये आउटलुक का डाटा है, या ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का डाटा है, या ये कॉन्फ्रेंसिंग जो हो रही है उसका डाटा है, गो टू मीटिंग का। तो बेसिकली ये किस एप्लीकेशन का डाटा है, ये पोर्ट नंबर डिटरमिन करेगा। ठीक है, ये पोर्ट जो है ये पैकेट में उसके अंदर एम्बेड होके जाती है। हॉटमेल जब रिटर्न करता है तो सोर्स पोर्ट लगाता है 80 और डेस्टिनेशन पोर्ट में वो नंबर लिखता है जो आपने भेजा है। पॉइंट क्लियर होता है? अब कोई क्वेश्चन है तो करें प्लीज। अदरवाइज मैं अज्यूम करूंगा कि आपको सारा समझ में आ गया। ठीक है जी, इजम्पशन जो है वो अच्छी चीज नहीं होती। अच्छा जी, आगे चलें। ये पोर्ट्स पे हमने डिस्कशन कर ली। सॉकेट, सॉकेट 3 चीजों से मिलकर बनती है, टाइप ऑफ सर्विस, पोर्ट नंबर एंड आईपी एड्रेस। यहां भी इसने यही बताया है, टाइप ऑफ सर्विस, ये टाइप ऑफ सर्विस है टीसीपी यूडीपी, ये पोर्ट है और नीचे ये आईपी एड्रेस है। ये देखें, सॉकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड पोर्ट। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कहें या टाइप ऑफ सर्विस कहें, एक ही बात है।
अच्छा जी, V4 एड्रेसिंग देख लें पहले। ये जनाब V4 एड्रेसिंग है, ये इसने आपको दिखाया है कि जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें IP एड्रेस दिया गया है। एक और नेटवर्क है हमारे साथ, ये देखें कहता है डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एड्रेस एंड सबनेट मास्क, ये आपके सामने, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद ये दिखाता है कि एक और सबनेट आ गई। जब एक और सबनेट होगी तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि डिफॉल्ट गेटवे क्या है, क्योंकि उसके बगैर हमारा पैकेट ट्रेवल नहीं करेगा। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे देखें ना, अभी तो खैर इसने मेंशन नहीं किया, मेरा ख्याल है नेक्स्ट ही मेंशन करेगा। ये देखें ये राउटर आ गया, ठीक है। तो प्रेफर्ड राउटर, और राउटर का जो भी एड्रेस होगा वो इन कंप्यूटर्स का डिफॉल्ट गेटवे बन जाएगा। इस राउटर ने दोनों नेटवर्क्स को अटैच किया है, तो दोनों साइड पे एक एक आईपी होगा। जो आईपी इस एंड पे होगा वो इन कंप्यूटर्स का डिफॉल्ट गेटवे होगा, और जो आईपी इस एंड पे होगा वो इन कंप्यूटर्स का डिफॉल्ट गेटवे होगा। An IPv4 configuration identifies a computer to other computers on a network। बिल्कुल ऐसा ही है, IPv4 जो है वो बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर्स को इन अ नेटवर्क। ओके जी, इसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस देख लें। ये बात इंपॉर्टेंट है। पब्लिक एड्रेसेस वो होते हैं जो इंटरनेट पे विजिबल हैं, और प्राइवेट एड्रेसेस वो हैं जो इंटरनेट पे कभी भी विजिबल नहीं हो सकते, ठीक है। अभी आप देखें, मैं ऑल दो इंटरनेट पे कनेक्टेड हूं, लेकिन मैं ट्रांसलेट होके जा रहा हूं। ये देखें ना, ये इसने क्या की, इतनी अच्छी डायग्राम बनाई है कि प्राइवेट एड्रेसेस वो होते हैं जिनके ऊपर इनकैप्सुलेशन होती है पब्लिक एड्रेसेस की, ताकि वो इंटरनेट पे विजिबल हो सकें। लेकिन जो पब्लिक एड्रेसेस हैं इनके ऊपर किसी चीज की इनकैप्सुलेशन नहीं होती, ये वैसे ही नजर आते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें। ये इसने यहाँ पे प्राइवेट एड्रेसेस लिखे भी हैं, इन पे भी बात करते हैं। पब्लिक क्या है, रिक्वायर्ड बाय डिवाइसेस एंड होस्ट्स दैट कनेक्ट डायरेक्टली टू द इंटरनेट। उसके बाद है मस्ट बी ग्लोबली यूनिक, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो पब्लिक एड्रेस है वो डुप्लीकेट हो जाए। राउटेबल ऑन द इंटरनेट, अच्छा ये बात याद रखिएगा कि ये जो बात कह रहे हैं ना, पब्लिक एड्रेस मस्ट बी यूनिक, प्राइवेट एड्रेस भी यूनिक होता है लेकिन उसी नेटवर्क में। यानी मैं एक नेटवर्क में काम कर रहा हूं तो वहां पे जितने भी प्राइवेट एड्रेसेस होंगे वो यूनिक होंगे, लेकिन बेसिकली वही एड्रेसेस हो सकता है कि ओवर द इंटरनेट कहीं और भी यूज हो रहे हो किसी और प्राइवेट नेटवर्क में। तो उस रेफरेंस से इसने कहा है कि ये यूनिक नहीं होते, ये मल्टीपल प्लेसेस पे एक ही वक्त में हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो दोनों प्राइवेट एड्रेस ट्रांसलेट होकर इंटरनेट पे जा रहे हैं, इसलिए बेसिकली ये डुप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे वो एड्रेस नजर नहीं आते। प्राइवेट एड्रेस इंटरनेट पे कभी विजिबल नहीं होते। प्राइवेट एड्रेसेस जो है वो इंटरनेट पे ब्लॉक किए हुए होते हैं। आपका जो आईएसपी होता है उसने एक फिल्टर लगाया हुआ होता है जिसे हम कहते हैं RFC 1918 फिल्टर, और वो फिल्टर इन प्राइवेट आईपीस को ब्लॉक कर रहा होता है। अच्छा जी, ये राउटेबल ऑन इंटरनेट है, मस्ट बी असाइंड बाय EANA और RIR। ये रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज होती हैं जो आपको नेट आईडीज देती हैं, या आपका लोकल आईएसपी होगा जो आपको पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। प्राइवेट में क्या है, नॉट राउटेबल ऑन द इंटरनेट, ये इंटरनेट पे राउटेबल नहीं है। ये तीन जो स्कीम्स हैं 10.00/8, 172.16.00/12 और 192.168.00/16, इन दो को देख के कंफ्यूज ना हो। ये /12 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, /16 नहीं है, और ना ही ये /16 गलत लिखा हुआ है, ये /24 नहीं है। जो चीज रिजर्व की गई है वो यही है। आप जो 192.168.00/24 यूज करते हैं वो उस रिजर्व जो पोर्शन है उसका एक कह लें एक नेटवर्क होता है छोटा सा जो आप यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जो एक्चुअली रिजर्व्ड है वो ये पूरा ही, यानी एनीथिंग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 192.168 इज प्राइवेट, नो मैटर व्हाट यू पुट ऑन थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट, ठीक है। थर्ड फोर्थ ऑक्टेट में आप जो मर्जी पुट कर दें, आपका एड्रेस प्राइवेट रहेगा। कैन बी असाइंड लोकली बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन असाइन करती है, कहीं से बाय करने की जरूरत नहीं है। मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू एक्सेस द इंटरनेट, जब ये इंटरनेट पे जाता है तो ट्रांसलेट होता है। जैसे मैं इस वक्त हम बिल्कुल एक पोटेंशियली एक प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, और मैं भी प्राइवेट आईपी पे हूं और आप में से भी मेजॉरिटी जो है वो प्राइवेट आईपी पे ही होगी, लेकिन हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। उसकी वजह यह है कि हम प्राइवेट आईपी जरूर यूज कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पे ये आईपी विजिबल नहीं है। इंटरनेट पे जो आईपी विजिबल है वो पब्लिक है, जो जिस आईपी के साथ हमारा प्राइवेट आईपी मैप हुआ है। ओके जी, अब ये उसकी डॉटेड डेसिमल नोटेशन को एक्सप्लेन कर रहा है।
बेसिकली 8 बिट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो बिट 0 जो है उसकी वैल्यू है 2⁻0 यानी 1। किसी भी चीज की पावर अगर आप 0 कर दें तो 1 हो जाती है। उसके बाद 2⁻1 2 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगा, 8, 16, 32, 64 एंड देन 128। तो ये बिट की पोजीशंस जो हैं उनकी बेस पे उनकी वैल्यूज डिटरमिन हो जाएंगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं 8। ये जनाब डेसिमल वैल्यू आपको बता रहा है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। यही चीज जो मैंने आपको बता दी। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि अगर आपके सामने कोई बाइनरी नंबर लाया जाता है तो आप उसकी बिट की पोजीशन देख के वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे अगर नोट पैड चलाऊं और मैं यहाँ पे नोट पैड में लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल, इसी को आप देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूं 1, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये किसके इक्वलेंट है? ये आपकी पहली बिट है, उसके बाद दूसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। मैंने सिर्फ 7th बिट को ऑन किया हुआ है, तो जो 7th बिट है, फर्स्ट, 64. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, उसकी वैल्यू क्या होगी? 64, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिख दूं ये, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 128। इसी तरह अगर मैं लिख दूं ये, अब आप क्या करेंगे? अब क्योंकि 3 मैंने वैल्यूज लिख दी हैं, 3 यानी बिट्स जो हैं उनकी वैल्यू लिख दी है, एक 128 वाली, एक 64 और एक 32। तो आप इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आंसर वुड बी 224, ठीक है। और ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, प्रोग्रामर्स में कन्वर्ट कर लें। आपका जो कैलकुलेटर होता है वो ये बिल्कुल प्रोग्रामर वाला कैलकुलेटर ही हुआ हुआ इस वक्त, ठीक है। यहाँ से आप जाके इसको चेंज कर लें। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, ये मैंने 224 लिखा था, मैं लिखता हूँ 224 और मैं चला जाता हूँ बाइनरी में, तो ये देखें ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 1 लिखता हूँ और 7 जीरोस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मैं डेसिमल में जाता हूँ तो 128 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वही वैल्यूज हैं जो आपको बताई गई। सिंपल IPv4 इंप्लीमेंटेशंस देख लें। ये वो बता रहा है कि क्लास ए में 8 बिट्स नेटवर्क के लिए हैं और 24 होस्ट के लिए। इसका मतलब है लेस नेटवर्क मोर होस्ट्स। जाहिर है थोड़ी बिट्स हैं जो नेटवर्क को एलोकेट हुई हैं और ज्यादा बिट्स हैं जो होस्ट को एलोकेट हुई हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो उसी के मुताबिक होगा। क्लास बी में /16 है, मीडियम नेटवर्क। ये देख लें ऊपर इसने कहा था लार्ज नेटवर्क। लार्ज नेटवर्क किस सेंस में कि आपके नेटवर्क में होस्ट बहुत ज्यादा थे। यहाँ पे मीडियम नेटवर्क है, एज कंपेयर टू क्लास ए नेटवर्क का साइज छोटा है, क्योंकि अब आपके पास 2⁻16 होस्ट आईडीज है, यानी 534 एड्रेसेस हो सकेंगे आपके पास, ठीक है। 65,000 समथिंग कर लें, ये आपके पास एड्रेसेस हो सकेंगे। और क्लास सी में आपके पास जो नेटवर्क बिट्स हैं वो 24 हैं और जो होस्ट बिट्स हैं वो 8 हैं, यानी नेटवर्क का साइज स्मॉल होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास सिर्फ आपके पास सिर्फ 8 बिट्स हैं। और 8 बिट्स का मतलब ये है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट जो होंगे वो 254 होंगे। मैं यहाँ पे नोट पैड में भी कुछ बातें लिख देता हूँ। क्लास ए जो है उसमें हमारे पास कितने होस्ट होंगे? 2⁻24 -2, जो भी आंसर आता है इसका, मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा। क्लास बी में हमारे पास कितने होंगे? 2⁻16 -2, ठीक है। और ये आई थिंक आता है 65,534। और क्लास सी जो है इसमें हमारे पास 2⁻8, ठीक है,
-2। अब पहला सवाल ये है कि ये -2 जो है ये हम क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि -2 आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास पहला जो एड्रेस होता है वो नेटवर्क की आईडी बन जाता है। पहला एड्रेस ना कहें, पहला जो एक्सप्रेशन, और जो लास्ट एक्सप्रेशन है, यानी अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं क्लास सी की, तो 192.168.0.0, 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3 हो गया, 192, चलते गए इस तरह। ठीक है, अब चलते चलते आप कहां पहुंचेंगे? 192.168.0.253 पे लेट से। इसके बाद क्या आएगा? 0.254 आ गया और 192.168.0.255 आ गया। दैट्स इट। यहां आप रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? इसलिए रुक जाएंगे क्योंकि अगर आप लिखते 192.168.0.256 तो ये गलत है, क्योंकि 256 में 9 बिट्स हो जाती हैं, जबकि हमने 8 बिट से बाहर नहीं जाना। ये कैलकुलेटर में आप देखें, लिखें जरा 256, काउंट करें कितनी बिट्स आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 बिट्स में चला जाता है। तो इसका मतलब ये तो हो गया, इसको तो खत्म कर दें। ये है वैलिड, ये पहला नंबर है, ये दूसरा है। अगर आप 0 से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं तो थर्ड फोर्थ नंबर है, फोर्थ फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ सिक्स्थ नंबर है, तो फिर 253rd नंबर जो है वो 254th नंबर होगा, 254th नंबर 255th नंबर होगा। तो टोटल जो आपके पास नंबर है वो 256 है। लेकिन क्योंकि ये जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है ये आप किसी कंप्यूटर को नहीं दे सकते, ये आपकी नेटवर्क आईडी है, और जो लास्ट कॉम्बिनेशन है वो आप किसी को नहीं दे सकते क्योंकि ये आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी है। तो दैट लीव्स ओनली 254 ऑप्शंस, और वही 254 ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, अगर हम कैलकुलेटर में चेक करें तो डेसिमल में चले जाएं, 2 रेज टू पावर, इसको साइंटिफिक में लाएं जी, 2 रेज टू पावर 8, ये 256 आ गया, -2 किए तो आंसर आ गया, एंड आंसर इज 254। इसी तरह 2 रेज टू पावर 16 बिट्स क्लास बी में जो है ये 65,536 आता है। आपने जब -2 किया तो ये आ गया। और इसी तरह 2 रेज टू पावर 24 बिट्स जो क्लास ए में है उसमें ये आंसर आता है, -2 कर लें तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस आ गए जो भी हैं ये। ठीक है, यानी क्लास ए के एक नेटवर्क में हमारे पास इतने एड्रेसेस हो सकते हैं। आगे आ जाएं। ये जनाब इसने मोर कॉम्प्लेक्स IPv4 इंप्लीमेंटेशन बताई है। यहाँ पे इस स्लाइड की हद तक सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आपके पास ऐसा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें डिफरेंट सबनेट मास्क यूज किए गए हों, यानी कहीं पे /22 नजर आएगा आपको, कहीं पे /20 नजर आएगा, कहीं पे /24 नजर आएगा। ये आप देख लें, ये 24 है, ये भी 24 है, ये 22 है, ठीक है, और ये भी 20 है। पॉइंट समझ में आता है? यानी इट इज पॉसिबल टू यूज डिफरेंट सबनेट मास्क इन डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स। अच्छा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं क्योंकि स्पेशली वो लोग जो प्योरली विंडोज स्पेसिफिक ही रहे हैं उनके लिए बात शायद नई हो। आप एक आईपी एड्रेस लिखते हैं 192.168.1.1, इसके साथ सबनेट मास्क लिख देते हैं 0। ठीक है, इसी बात को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 192.168.1.1 आपने लिखा, उसके बाद स्लैश डाल के 24। उसकी वजह ये कि जो 255 है इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये ऑल वंस है। ये मैं बाइनरी में, साइंटिफिक में जाएं प्रोग्रामर्स, ये बाइनरी में जाएं 256 डेसिमल
255 और ये बाइनरी में गए तो ये 8 वंस हैं, तो 255 3 टाइम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है 24। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लिख दूं फॉर एग्जांपल मेरे एनवायरनमेंट में सबनेटिंग हुई हुई है और मैं लिख देता हूं 192.168.1.139, ठीक है, और नीचे लिख देता हूं 255.255.255.192, ठीक है। तो इसी को मैं और भी एक तरीके से लिख सकता हूं, और वो तरीका क्या है, 192.168.1.139/26। अब ये मैंने 26 कैसे लिखा, 3 दफा तो ये आ गया, इसका मतलब 8 + 8 + 8 24 हो गया। अब 192 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो जो आंसर आता है उसमें फर्स्ट 2 बिट्स 1 है, तो 8 × 3 इज इक्वल टू 24 + 2 बिट्स, तो दैट मेक्स 26। तो ये चीज उसने आपको स्लाइड में बेसिकली दिखाई है कि हमारे पास डिफरेंट सबनेट मास्क विद इन अ नेटवर्क हो सकते हैं। सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग को अंडरस्टैंड कर लें, और उसके बाद मैं कोशिश करता हूं कि हम इसके लिए या तो कोई स्पेशल टाइमिंग रख के देख लें, या मैं आपको केस स्टडी बना के क्वेश्चन आंसर टाइप चीज भेजता हूं जिसको आप सॉल्व करें तो आपकी बहुत सारी चीजें उसी में क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली जनरल फेनोमेना ये है कि आप सबनेटिंग में होस्ट पोर्शन से कुछ बिट्स नेटवर्क पोर्शन को दे देते हैं और रिजल्ट ये होता है कि आपके नेटवर्क इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे वो आपको बता रहा है कि क्लास बी जो है उसमें बाय डिफॉल्ट 16 बिट्स नेटवर्क के लिए होती हैं और 16 होस्ट के लिए होती हैं। ठीक है, यानी बिफोर सबनेटिंग क्या होगा, ये सारा जो रेड पोर्शन है ये नेटवर्क था और बाकी यहां से लेके यहां तक ग्रीन पोर्शन था। लेकिन आफ्टर सबनेटिंग क्या हुआ कि ये 8 बिट्स जो हैं ये किसको दे दी गई, नेटवर्क को, यानी होस्ट की 8 बिट्स दे दी गई नेटवर्क को। रिजल्ट क्या हुआ कि नेटवर्क की बिट ज्यादा हो गई। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में नहीं बताई जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, 1 मिनट ठहरे पहले मैं वो बता दूं। मैं यानी डिस्कशन उस वक्त कोई और कर रहा था, मैंने कहा मैं पूरी करके फिर बताता हूं। यस, यहां पे ये जो इसने लिखा है 0 और इधर लिखा है 10, उसके बाद लिखा है 110, ये याद रखिएगा क्लास ए की नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन जो है ना बाइनरी फॉर्म में वो 0 है, क्लास बी की नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन बाइनरी फॉर्म में 10 और सी की 110 है। देखें अगर मैं यहां पे खत्म कर दें इसे, क्लास ए जो है वो 0 से लेके 1 to 7 तक होती है, जिसमें 0 and 1 to 7 आर रिजर्व्ड। जो हमारी क्लास बी है वो 1 to 8 से 191 तक होती है और इसमें कोई ऐसी चीज रिजर्व नहीं है जो मैं मेंशन करूं, और ये 192 से 2 to 3 तक होती है। अब जो समझने वाली बात है जो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जब आप इसको चेक करेंगे ना, आप यहां पे कैलकुलेटर में ओके जी और नीचे कर दें, ये जी कैलकुलेटर में मैं एक काम करता हूं, मैं डेसिमल में लिखता हूं 152। देखें क्लास को चेक करने के लिए एक बात तो आपको पता ही होगी कि क्लास को चेक करने के लिए हमें सिर्फ क्या चेक करना होता है, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू क्या है। यानी मेरे सामने अगर ये एक आईपी लिखा है, एक आईपी लिखा है, एक आईपी लिखा है, एक आईपी लिखा है, ओहो सॉरी, अब मैंने क्लास चेक करनी है तो मैं सिर्फ पहले ऑक्टेट की वैल्यू देखूंगा, बाकियों को नहीं देखना। ये क्लास सी है, ये क्लास ए है, फर्स्ट ऑक्टेट को देखना है सिर्फ। ये क्लास जो थी ये सी थी और ये क्लास बी है। आपने सिर्फ ये देखना है कि ये इन रेंजेस में कहां आ रही हैं। देखें 192 जो था वो किस में आ रहा था, सी की रेंज में आ रहा था। 5 जो है वो किस में आ रहा था, ए की रेंज में आ रहा था। 200 किस में आ रहा था, अगेन सी की रेंज में आ रहा था। और 150 किस में आ रहा था, डी की रेंज में आ रहा था। तो पहले तो ये बात याद रखनी है। अब ये तो थी डेसिमल रेंज, ये जो
मैंने रेंजेस लिखी हैं डेसिमल में, अब बाइनरी में रेंजेस देखें। मैं यहां पे लिखता हूं 150 और 150 को मैं कन्वर्ट कर देता हूं बाइनरी में। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो भी नंबर आता है उसकी पहली बिट 1 होगी और दूसरी 0 होगी। ये देख लें, ये मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया और आप देखें क्या आंसर आ रहा है। देखिए पहली बिट 1 है, दूसरी 0 है। ठीक है, इसी तरह मैं यहां पे लिखता हूं 200, इसको मैं कन्वर्ट करता हूं तो अब क्या होगा, 110 होगा। ये देखें 110 है। ठीक है, और अगर क्लास ए का नंबर है, जैसे मैं यहां लिखता हूं 120, अब ये 120 चले 119 लिख दें, ये क्लास ए में आता है, कन्वर्ट करें बाइनरी में। अब इसमें टोटल बिट्स कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 बिट्स पूरी करने के लिए आपको स्टार्ट में एक 0 लगाना पड़ेगा, तो पहली बिट 0 हो गई ना। ठीक है, तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था कि जिस तरह हम डेसिमल में कहते हैं कि क्लास ए की आइडेंटिफिकेशन है 0 to 1 to 7, बाइनरी में आइडेंटिफिकेशन क्या है, फर्स्ट बिट 0। क्लास बी की बाइनरी आइडेंटिफिकेशन क्या है, फर्स्ट 2 बिट्स 1 0। क्लास सी की बाइनरी आइडेंटिफिकेशन क्या है, फर्स्ट 3 बिट्स 1 1 0। अब आ जाए जी सबनेटिंग पे। ओके जी, ये बात जो थी ये हमने 8 बिट्स बोरो कर ली और उसकी वजह से हमारा होस्ट पोर्शन डिक्रीज हो जाएगा और सबनेट पोर्शन, नेटवर्क पोर्शन इंक्रीज हो जाएगा। ये देखें, ये इसने आपको बताया कि अगर 9 बिट्स बोरो करें तो कितने इंक्रीज होते हैं। ये बिट्स इंक्रीज करता जा रहा है और उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि होस्ट ये यानी बिट्स कम करता जा रहा है। अभी इसने 8 बिट्स बोरो की हुई है तो होस्ट कितने बन रहे हैं, 254। जब कम बिट्स बोरो करेगा तो होस्ट इंक्रीज हो जाएंगे। देखें नेक्स्ट केस में 7 बिट बोरो कर रहा है तो होस्ट 510 हो गए। इसी तरह वो कम करता जा रहा है और होस्ट इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये देखें, ठीक है, अब 4 बिट्स हैं, अब 3 हैं, अब 3 हैं। अब 1 बिट बोरो है और नेक्स्ट जो है वो कोई बिट बोरो नहीं, डिफॉल्ट केस हो जाएगा। ये देखें, बाय डिफॉल्ट क्लास सी में हमारे पास कितने होते थे, 65,534। हाँ जी, बेनिफिट्स ऑफ सबनेटिंग देख लें। व्हेन यू सबडिवाइड अ नेटवर्क इनटू सबनेट्स यू क्रिएट अ यूनिक आईडी फॉर ईच सबनेट दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द मेन नेटवर्क आईडी। ऐसा ही होता है ना, आपकी एक मेन नेटवर्क आईडी होती है जिससे बाकी जो आईडीज हैं उनको ड्राइव किया जाता है। बाय यूजिंग सबनेट्स यू कैन यूज अ सिंगल नेटवर्क एड्रेस अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस। ठीक है, एक सिंगल एड्रेस होता है जिसको आप मल्टीपल लोकेशंस में यूज कर लेते हैं। उसके बाद रिड्यूस नेटवर्क कंजेशन बाय सेगमेंटिंग ट्रैफिक। नेटवर्क ट्रैफिक सेगमेंट हो गया ना, एक बड़ा नेटवर्क था उसको आपने डिवाइड करके छोटे छोटे नेटवर्क बना लिए। एंड देन इंक्रीज सिक्योरिटी बाय यूजिंग फायरवॉल। आप फायरवॉल यूज करते हैं, आपकी सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है। और ओवरकम लिमिटेशंस ऑफ करंट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, आपकी जो करंट टेक्नोलॉजीज हैं, जो यानी आपको मैं बताता हूँ, आपके बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो सबनेटिंग को सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रोटोकॉल लेवल पे, लाइक आप में से वो लोग जिन्होंने सीसीएनए किया है, आपके 2 तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स, कुछ क्लासफुल होते हैं, कुछ क्लासलेस होते हैं। ठीक है, तो हमारी कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो डिपेंडेंट होती हैं कि आप उनके मुताबिक एड्रेसिंग करें, आपकी एड्रेसिंग जो है वो कह लें सीक्वेंस में हो। जिस तरह राउटर पे जो राउट समराइजेशन करते हैं वो रिक्वायर करती है कि आपके जो नेट आईडीज हैं वो सीक्वेंस में हो। ठीक है, तो आप बजाय इसके के डिसजॉइंटेड स्पेस यूज करें, आप एक मेजर नेटवर्क लेते हैं और उसके बहुत सारे आईपी नेटवर्क बना लेते हैं। जब आप आई सबनेटिंग करेंगे तो आपके जो रिजल्ट होगा वो कंटीजियस ही होगा। ठीक है, यानी वो डिसजॉइंट नहीं होगा, यानी एक होगा 192.168.1.4, दूसरा होगा 192.168.1.8, 192.168.1.12, देन 16, देन 20, देन 24। तो वो एक सीक्वेंशियल वे में आपकी आईपी एड्रेस डिप्लॉयमेंट आ जाती है। ऑन द अदर एंड अगर आप ये मेथड यूज नहीं करते तो फिर क्या होगा, फिर हो सकता है नेम जो आपकी एड्रेस स्पेसेस है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हो।
एक जगह आप यूज कर रहे हो 192.168.1 तो दूसरी जगह यूज हो रहा हो 192.168.2। तो ये उसने कहा है कि कुछ हमारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो रिक्वायर करती हैं कि हमारी कंटीजियस जो एड्रेसिंग है वो यूज हो रही है, जिसकी एग्जांपल है राउट समराइजेशन। अच्छा, ये जो उसने एक बात की है ना, एक मिनट बैक करता हूं मैं। यूज अ सिंगल नेटवर्क एड्रेस अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन। इससे ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि ये तो चीज अंडरस्टूड है कि नेटवर्क एड्रेस कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, और आप में से सबको इस चीज का पता होना चाहिए। जी, ये स्टेटमेंट जो इससे इसका मतलब क्या है, मेरा लेट से ये मेरी सबनेट आईडी है, तो इसमें अब इतना जो पोर्शन है इसको वो कह रहा है नेटवर्क आईडी, यानी ये नेटवर्क आईडी है, और ये जो है इसको वो कह रहा है कि ये सबनेट आईडी है। तो अब एक और नेटवर्क मैंने यूज किया है, उस पे हो सकता है ये हो, एक और यूज किया है उस पे हो सकता है ये हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब नेटवर्क आईडी तो सेम हो गई ना, क्योंकि सबनेट आईडी डिफरेंट है। ठीक है, ये बात वो कर रहा है। ये कभी नहीं हो सकता कि आपका पूरा फुली क्वालिफाइड जो नेटवर्क एड्रेस है वो डुप्लीकेट हो जाए, इम्पॉसिबल है ये। अच्छा जी, कैलकुलेटिंग सबनेट एड्रेसेस देख लें। व्हेन डिटरमिनिंग सबनेट एड्रेसेस यू शुड चूज द नंबर ऑफ सबनेट बिट्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सबनेट रिक्वायर्ड। ठीक है, आप किस तरह से इसकी कैलकुलेशंस करते हैं ये बता रहा है कि आपकी नंबर ऑफ सबनेट बिट्स जो हैं वो डिपेंडेंट है कि नंबर ऑफ सबनेट्स कितनी रिक्वायर है। जैसे इसने ये एग्जांपल दी है कि मेरे पास 5 लोकेशंस हैं, यानी मुझे अब ये कैलकुलेट करना है कि 5 लोकेशंस के लिए मुझे कितनी बिट्स बोरो करेंगी। ठीक है, तो बिट जब आप बोरो करते हैं तो उसकी कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं। कॉम्बिनेशंस का तरीका वही था 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ बिट्स। तो वो कहता है अगर 2 बिट्स बोरो करता हूं तो आंसर आता है 4, नॉट एनफ। ठीक है, मुझे कितनी चाहिए, 5 चाहिए, तो इसलिए वो कहता है कि कम से कम 3 बिट्स बोरो करनी पड़ेंगी। 2 रेज़ टू पावर 3 का आंसर क्या था, 8। यानी अगर आपने 5 नेटवर्क बनाने हैं तो यू हैव टू बोरो 3 बिट्स फ्रॉम होस्ट पोर्शन टू नेटवर्क पोर्शन, देन आपके 5 नेटवर्क बन सकेंगे। अगर आप 3 से कम बोरो करते हैं तो 5 नहीं बन रहे, 4 बन रहे हैं। चूज द नंबर ऑफ सबनेट बिट्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सबनेट रिक्वायर्ड। उसके बाद यूज 2 रेज़ टू पावर n। ये बेसिकली 2 रेज़ टू पावर n वाला रूल ही है। ये 2 पावर 2 था, ये 2 पावर 3 है। यूज 2 रेज़ टू पावर n टू डिटरमिन द नंबर ऑफ सबनेट्स अवेलेबल फ्रॉम n बिट्स। ठीक है, आप ये देखते हैं ना, होस्ट पोर्शन में अब 8 बिट्स हैं तो उसमें से मैं कितनी बोरो कर सकता हूं, उसकी बेस पे फिर आपकी सारी कैलकुलेशंस होती हैं। फॉर 5 लोकेशंस द फॉलोइंग 3 सबनेट बिट्स आर रिक्वायर्ड। ये इसने एग्जांपल दी है कि आपको 3 बिट्स बोरो करनी पड़ेंगी, देन आपकी जो 5 लोकेशंस हैं वो अकोमोडेट हो सकेंगी। होस्ट एड्रेसेस कैलकुलेट करने का वही तरीका है, बस आपने -2 करना है। सबनेट कैलकुलेट करते हुए -2 नहीं करना, ये जो आपने देखा। लेकिन जब आपने होस्ट कैलकुलेट करने तो -2 मस्ट है, क्योंकि पहला एड्रेस नेटवर्क के लिए होता है और आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। When determining host addresses, you should choose the number of host bits based on the number of hosts that you require on each subnet. Use 2 raised to power n minus 2 to determine the number of hosts that are available on each subnet. ठीक है, यही जो इसने फार्मूला यूज किया है। For subnets with 100 hosts, 7 host bits are required. ये इसने एग्जांपल दी कि अगर आपका जो नेटवर्क है उसमें आपको 100 होस्ट चाहिए पर सबनेट, तो आपको कितनी बिट्स बोरो करनी पड़ेंगी, 7, क्योंकि अगर आप 6 बिट्स बोरो करें तो आंसर लेस आ रहा है। ठीक है, यही होता है ना, जब आप सबनेटिंग करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक बिट्स की बोरोइंग होनी चाहिए। अगर बिट्स की बोरोइंग रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट में जो नेटवर्क या होस्ट चाहिए वो आपको नहीं मिल सकेंगे। तो यहां पे क्योंकि रिक्वायरमेंट थी 100 होस्ट की, तो 100 होस्ट के लिए कम से कम आपकी 7 होस्ट बिट्स अवेलेबल होनी चाहिए। जी, ये आपने करना है और ये मैं डिस्कस करूंगा कल। हाउ मेनी सबनेट्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट दैट नंबर ऑफ सबनेट्स। ठीक है, और हाउ मेनी होस्ट्स आर रिक्वायर्ड ऑन ईच सबनेट, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू अलाउ दैट नंबर ऑफ होस्ट, व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट सबनेट मास्क टू मीट दीज नीड्स। ठीक है,
इसका जो क्वेश्चन इनपुट है वो मैं आपको ईमेल कर रहा हूं, आपको थोड़ी देर में ईमेल मिल जाएगी, आपने उस ईमेल की बेस पे से सॉल्व करना है। आप तमाम लोगों के पास यहां तक स्लाइड्स अवेलेबल हैं, मुझे बता दें अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं। आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि क्लास का जो है वो टाइम भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया।